मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रयोगवाद। आज प्रयोगवाद में हम 4 सप्तक को पूरा कर देंगे। तो जो रह गए थे कभी पहले उनको अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रयोगवाद को पूरा रिवीजन कर देंगे जितना कि अब तक के करवाया है। तो फ्रेंड, आज के हमारे अगले लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ है 1912 में। जन्म कब हुआ है? 1912 में। और इनका निधन हुआ है 2000 में। इनका निधन हुआ है 2000 में। जन्म हुआ है 1912 में। इनका जन्म स्थान है उन्नाव के ऊंचा गांव सानी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? उन्नाव के ऊंचा गांव सानी में। ऊंच गांव सानी। रामविलास शर्मा एक आलोचक भी थे, निबंधकार और भाषा शास्त्री, समाज चिंतक और इतिहासवेत्ता रहे हैं। तो रामविलास शर्मा क्या क्या थे? आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, भाषा शास्त्री भी थे, समाज चिंतक भी थे और इतिहासवेत्ता भी वो थे। इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं। इन्होंने संस्कृत के वाल्मीकि और कालिदास, भवभूति के काव्य का नया मूल्यांकन और तुलसी के महत्व का विवेचन भी किया है। क्या किया इन्होंने? संस्कृत के वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के काव्य का नया मूल्यांकन और तुलसी के महत्व का विवेचन किया है। तो फ्रेंड, रामविलास शर्मा एक आलोचक, निबंधकार, भाषा शास्त्री, समाज चिंतक और इतिहासवेत्ता रहे हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वो है इनके पुरस्कारों के बारे में। तो रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर मिला था साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी किस पर मिला था? निराला की साहित्य साधना पर। अन्य पुरस्कारों में इनको सोवियत भूमि मिला है, नेहरू पुरस्कार मिला है, यूपी से भारत भारती मिला है, व्यास सम्मान मिला है, हिंदी अकादमी दिल्ली से मिला है और सलाह का सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ। ये सभी सम्मान इनको प्राप्त हुए थे। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। निराला को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला निराला की साहित्य साधना पर। रामविलास शर्मा को किस पर साहित्य अकादमी मिला? निराला की साहित्य साधना पर। और पुरस्कार कौन कौन से थे? सोवियत भूमि, नेहरू पुरस्कार, यूपी से भारत भारती, व्यास सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली से मिला और सलाह का सम्मान भी इन्हें मिला। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचना हैं, वो हैं भारतेंदु, उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला है, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आदि। एक बार फिर से देख लीजिए। भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। अगले हमारे कवि हैं तार सप्तक के नेमिचंद्र जैन। तो नेमिचंद जैन का जन्म हुआ है 1919 में, मृत्यु हुई है 2005 में। जन्म स्थान है आगरा, यूपी। इनके बारे में क्या पढ़ेंगे हम? सुप्रसिद्ध समालोचक थे, नाट्य समीक्षक और पत्रकार, अनुवादक और एक शिक्षक थे। क्या थे? एक समालोचक, नाट्य समीक्षक, पत्रकार, अनुवादक और एक शिक्षक थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें या रचना हैं अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनांतिक, बदलते परिप्रेक्ष्य, भारतीय नाट्य परंपरा, तार सप्तक, एकांत, प्राय दृष्टि। एक बार फिर से देख लीजिए। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनांतिक, बदलते परिप्रेक्ष्य, भारतीय नाट्य परंपरा, तार सप्तक, एकांत, प्राय दृष्टि। इन्होंने प्रतीक, नाट्य, नटरंग पत्रिकाओं का संपादन किया। किसका संपादन किया? प्रतीक, नाट्य, नटरंग पत्रिकाओं का संपादन किया।
अगले हमारे कवि हैं प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे के बारे में जितना ज़रूरी था वो मैंने सिर्फ उतना ही लिया है। तो इनकी प्रमुख रचना है स्वप्नभंग, तेल की पकौड़ियाँ, विश्वकर्मा, और इनकी एक और रचना आती है वो है अनुक्षण। क्या है? अनुक्षण। अनुक्षण भी इनकी एक रचना है। तो कौन कौन सी? स्वप्नभंग, तेल की पकौड़ियाँ, विश्वकर्मा और अनुक्षण। ये भी इनकी एक रचना है। तो फ्रेंड्स, आज तार सप्तक हमारा पहला हो चुका है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल से हम द्वितीय तार सप्तक का अध्ययन करेंगे, वो भी एक ट्रिक के साथ, जिससे कि आपको साथ ही साथ याद भी हो जाएं चीज़ें। मुझे ये नहीं है कि मुझे नोट्स बनवाने, मेरा पर्पज़ ये भी है कि साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएं। तो जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रयोगवाद की समय सीमा है 1943 से 1953। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन, ये डॉक्टर गणपत चंद्र का गुप्त। सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भावों, नए विचारों, नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रयोग नाम से पुकारा जाता है। अज्ञे इस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं और उनके द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नंद दुलारी ने प्रयोगवाद को क्या कहा है? बैठे ठाले लोगों का धंधा। और तार सप्तक अब तक कितने आ चुके हैं? तार सप्तक, जिसे प्रथम तार सप्तक भी बोल सकते हैं, और जो दूसरे हैं दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। फ्रेंड्स, इनको दूसरा तार सप्तक नहीं बोलते, सिर्फ इतना ही बोलते, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। जो कि पहला है 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। पहले तीनों में 8 साल का अंतर है और तीसरे और चौथे में 20 साल का अंतर है। अज्ञे ने क्या लिखा है तार सप्तक के कवियों के लिए? अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है, यह 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। और तार सप्तक पहले में कौन कौन से लेखक थे? 1943 में यह आया। इसके लेखक थे अज्ञे, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर। जिसमें हमने ट्रिक लगाई थी गिरते भारत को, राम के प्रभाव ने अजय मुक्ति दी। गिरते से हमारे बने थे गिरजा कुमार माथुर, भारत से बने थे भारत भूषण अग्रवाल, राम से बने थे रामविलास शर्मा, और प्रभाव से बने थे प्रभाकर माचवे। अजय को हमने रिलेट किया था अज्ञे से, मुक्ति से रिलेट किया था मुक्तिबोध से, ने को रिलेट किया था नेमीचंद से। तो इस तरीके से हमारी ट्रिक ने इसको आसान बना दिया, जिससे कि हमें अच्छे से याद भी हो गया होगा। और अगले हमने सत्यनारायण हीरानंद वात्स्य अज्ञे का हमने अच्छे से इनको पढ़ा, अच्छे से इनकी व्याख्या देखी, जिसमें इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ थी भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, हरिघास पर क्षणभर, अरियो करुणामयी प्रभामय, और रूपाम्बरा इम्पोर्टेंट थी, और अंतर्गुहा वासी। इनके कहानी संग्रह थे परंपरा, त्रिपथगा, जयदोल, कोठरी की बात, और उपन्यास में शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आंगन के पार द्वार रचना के लिए 1964 में। गजानन माधव मुक्तिबोध को पढ़ा, जिनकी प्रमुख रचनाएं थी अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, पूंजीवाद समाज के प्रति, और काव्य संग्रह थे चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक। इनको क्या कहा जाता है? इनको तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि, फैंटेंसी का कवि भी कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने फिर से रिवीजन करवा दिया। गिरजा कुमार माथुर के लिए पढ़ा था हमने नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, कल्पांतर, मैं वक्त के हूँ सामने, जिस पर इन्हें पुरस्कार भी मिला है। ये है मैं वक्त के हूँ सामने रचना के लिए उन्हें 1990 साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। भारत भूषण अग्रवाल, कवि के वंदन, जागते रहो, आओ अप्रस्तुत मन, एक उठा हुआ हाथ, उतना हुआ सूरज है मेरे खिलौने।
आज हमने रामविलास शर्मा को अच्छे से पढ़ ही लिया है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा था कि रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अन्य पुरस्कारों में सोवियत भूमि, नेहरू पुरस्कार, यूपी से भारतारी, व्यास सम्मान, हिंदी अकादमी और सलाह का सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। और इनकी रचनाओं को देखा, भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी, इतिहास दर्शन, भारत संस्कृति और हिंदी प्रदेश। नेमीचंद जैन को पढ़ा, जो एक सुप्रसिद्ध समालोचक, नाट्य समीक्षक, पत्रकार, अनुवादक और एक शिक्षक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनांतिक, बदलते परिप्रेक्ष्य, भारतीय नाट्य परंपरा, तार सप्तक, एकांत, प्राय, दृष्टि। और इन्होंने संपादन किया है प्रतीक, नाट्य और नाट्यरंग पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है। प्रभाकर माचवे का पढ़ा हमने, स्वप्नभंग, तेल की पकौड़ियाँ, विश्वकर्मा और अनुक्षण। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा प्रयोगवाद तार सप्तक प्रथम, जिसके सभी कवियों को हम अध्ययन कर चुके हैं और ट्रिक के साथ उसे याद भी कर चुके हैं। कल से हम द्वितीय तार सप्तक करवाएंगे और वो भी एक ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।